हम लोग देखते हैं मौर्यकालीन प्रशासन। यह समझ लें कि मौर्यकालीन प्रशासन को कौटिल्यकालीन प्रशासन भी कहा जाता है और मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी का स्रोत कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। इसके साथ ही साथ मेगास्थनीज की इंडिका, अशोक के शिलालेख और अन्य अनेक यूनानी रचनाओं में भी मौर्य शासन प्रणाली की जानकारी लोगों को मिलती है। और मौर्य शासन प्रणाली की स्थापना, इसका शुरुआत अगर कहें तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु, अपने मित्र या अपने प्रधानमंत्री कहें चाणक्य की सहायता से शुरू किया। वह जन्मदाता ही चाणक्य रहा, कौटिल्य रहे और एक ऐसी बेहतर ठोस शासन प्रणाली स्थापित की जो वर्षों वर्षों तक यादगार बनी रही। अंग्रेजों ने भी आकर उसी प्रणाली को स्थापित करने का कोशिश किया और उस समय की जो व्यवस्था थी वो इतनी सुदृढ़ थी कि आज भी उसके अंश आपको देखने को मिलते हैं कि वही प्रणाली आज भी अपनाई जाती है। मौर्य साम्राज्य का स्वरूप राजतंत्रात्मक था, जिसके कारण स्वाभाविक तौर पर उसका प्रधान राजा हुआ करते थे और राजा का इस परिस्थिति में योग्य होना भी जरूरी था। और कौटिल्य ने राजा के महत्व को हमेशा सर्वोपरि स्थान दिया है और एक अच्छे राजा में कई एक प्रकार के गुणों की बात वे करते हैं। राजा परिश्रमी होगा तो प्रजा भी परिश्रमी होगी, प्रजा की भी उन्नति होगी। राजा शीलवान होगा तो प्रजा भी गुणवान होगा और राजा यदि व्यसनी हो तो प्रजा भी स्वाभाविक तौर पर वैसा ही हो जाता है। यथा राजा वैसा प्रजा, इस प्रकार की बातें कौटिल्य ने कही है। और वो कहते हैं कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था में राजा में भी कई प्रकार के गुण होने आवश्यक हैं। यथा कह सकते हैं कि वे राजा ऊंचे कुल का होना चाहिए, दैवीय बुद्धि हो, दैवीय शक्ति हो और वृद्ध की सम्मान करने वाला, वृद्ध का बात मानने वाला, सत्यवादी हो, धार्मिक हो और विरोधाभासी चरित्र का न हो, उनका लक्ष्य ऊंचा हो, नैतिक दृष्टि से श्रेष्ठ हो। इस प्रकार की बातें राजा के संदर्भ में कही गई है। एक तरह से कहें तो राजा के लिए भी परिश्रम, कठोर दायित्व की बात वे करते हैं कि राजा को भी निरंतर दायित्व बोध बना रहना चाहिए, वे परिश्रमी हो और सबसे बड़ी बात कि शासक निरंकुश न हो जाए, ऐसी भी व्यवस्था कौटिल्य ने किए हैं। राज्य के संदर्भ में देखें तो कौटिल्य ने जिस राज्य की कल्पना की है वह सिर्फ पुलिस राज्य की बात नहीं थी, अर्थात सिर्फ शांति व्यवस्था ही स्थापित करना उसका उद्देश्य नहीं रहा, बल्कि पूर्ण विकास, व्यक्ति का पूर्ण विकास करने में राज्य कैसे सहायक साबित होगा, इस बात पर बल दिया गया। राज्य की अर्थव्यवस्था कैसे सुदृढ़ होगी, इस बात पर बल दिया गया है। कैसे उनका जनपद समृद्धशाली होगा, इस बात पर बल दिया गया है। और कहा गया है कि राज्य का भूमि इतना विस्तृत हो, इतना उपजाऊ हो कि वहाँ की जो लोग हैं, वहाँ के निवासी हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। न केवल लोगों की आवश्यकता की पूर्ति हो सके बल्कि शत्रुओं से भी रक्षा हो सके और प्रत्येक लोग देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर वहाँ कार्य करते रहे। न केवल शत्रुओं से रक्षा हो व्यक्ति की बल्कि जंगली पशु भी उन्हें हानि न पहुंचा सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और कृषि योग्य भूमि, जो चारागाह है, वन है, आवागमन के साधन है, इसकी भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए और परिश्रमी व्यक्ति को उचित सम्मान, उचित मेहनताना मिलना चाहिए। इस प्रकार एक अच्छे राज्य की कल्पना वे करते हैं और राज्य में प्रत्येक व्यक्ति एक सुंदर जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। और अर्थशास्त्र जो उनकी प्रसिद्ध ग्रंथ रही है, कौटिल्य के संदर्भ में देखें तो वहाँ पर वे 3 उद्देश्य बताते हैं। जैसे कि अपने धर्म ग्रंथों में 4 मुख्य बातें कही गई है, लेकिन यहाँ पर वे 3 बात कहते हैं। धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष की बातें कौटिल्य ने नहीं की है। वे व्यवहारिक, वे यथार्थवादी चिंतक रहे हैं और राजा के गुण की बात करते हैं। जो राजा होंगे, जो युवराज होंगे, उन्हें भी
दक्ष होना चाहिए, दायित्व निर्वहन में उन्हें निपुण होना चाहिए। और कौटिल्य के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि एक अंतिम उद्देश्य के रूप में अगर वे जिस बात को स्थापित करना चाहते हैं कि धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति व्यक्ति करे, इसमें राज सहायक हो, शासक व्यक्ति के लौकिक एवं आध्यात्मिक हित की रक्षा करे, इस प्रकार की बातें वे करते हैं। वहीं इसके साथ साथ मंत्रिपरिषद की बात करें तो राजा के जो 3 प्रमुख कर्तव्य यहाँ पर वे बताते हैं, जैसे शासन संबंधी कार्य जो आते हैं, न्याय संबंधी कार्य जो आते हैं, सैनिक संबंधी कार्य। यहाँ पर विदेश नीति का संचालन भी एक सुदृढ़ तरीके से किया गया है। राजदूत से विचार विमर्श करना, अपने राजदूत को दूसरे देश में भेजना, इस तरह की बातें करती है। कौटिल्य ने मंत्रिपरिषद की आवश्यकता पर अधिक बल दिया है और यहाँ तक कि मंत्रिपरिषद में 12 से 20 तक मंत्री होते थे। और यह भी समझने वाली बात है कि मंत्रिपरिषद पर ज़्यादा वे बल देते हैं। इनकी कौटिल्य योग्य मंत्री रखे जाने की बात करते हैं, उनके परामर्श पर उचित ध्यान देने की बात करते हैं। और कौटिल्य का यह भी मत है कि राजा और जो मंत्री हैं वे विशेष वार्ता करें और कम से कम कुछ ऐसे होने चाहिए जिस पर मंत्रियों से अवश्य करनी चाहिए, जैसे कोई भी कार्य के आरंभ के समय के उपाय, या अपने पास योग पुरुष को रखना और द्रव्य संचय करना, देश और काल का विचार, आए हुए अनर्थों से बच निकलने का उपाय तथा अपने अभिष्ट की सिद्धि का अधिकार। मंत्रिपरिषद के कार्य भी काफ़ी विस्तृत अर्थ में अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं, जैसे कि राज्य की नीति के ऊपर वे वर्णन करेंगे, उसके नीति को परिणाम को प्राप्त करेंगे, कार्यों को क्रियान्वित करना, न्याय और व्यय से संबंधित कार्य, सेना का नेतृत्व करना, शत्रु और वन की जनजातियों के विरुद्ध रक्षा की व्यवस्था करना, शासन को बनाए रखना, राष्ट्रीय पतन के विरुद्ध व्यवस्था करना, राजकुमारों की रक्षा और उनका अभिषेक करना। तो कई एक विस्तृत रूप में मंत्रिपरिषद के कार्य बताए गए हैं। और यही कारण रहा है कि मंत्रिपरिषद के संदर्भ में जो वहाँ बैठक होती थी उसे मंत्र भूमि भी कहा जाता था। और मंत्र भूमि एक ऐसा जगह होता था जहाँ की वे मंत्र गोपन करते थे, वहाँ पर विशेष सलाह मशविरा करते थे। और वो ऐसा स्थान था कि जहाँ की उनकी बातचीत को कोई नहीं सुन सके, यहाँ तक कि कोई पक्षी भी पंख न मार सके। और राजा यह आज्ञा कहा गया था कि राजा यह आज्ञा प्रसारित कर दी कि मंत्र स्थान पर कोई मनुष्य राजा की आज्ञा के बिना ना आ सके, मंत्र भेदी को राज से निकाल दे अथवा सूली पर चढ़ा दे। इस तरह की कड़ी व्यवस्था थी। और विद्वान व आरसी मजुमदार ने यही कारण रहा कि मौर्यकालीन मंत्रिपरिषद की तुलना इंग्लैंड के प्रिवी काउंसिल से उन्होंने कर दी है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या के संदर्भ में देखें तो मौर्यकालीन के पूर्व की चिंतक और व्यवस्था में देखते हैं तो जैसे कि मनु ने कहा कि मंत्रिपरिषद में 12 मंत्री होने चाहिए, बृहस्पति के मतावलंबियों के अनुसार 16, शुक्राचार्य के अनुसार 20 सदस्य होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर कौटिल्य का मत है कि समय, परिस्थिति, आवश्यकता के अनुसार मंत्रिपरिषद की संख्या निर्धारित करनी चाहिए। और आप जानते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 अमात्य का वर्णन मिलता है, जैसे मंत्री एवं पुरोहित, समाहर्ता, सन्निधाता, सेनापति, युवराज, प्रदेष्टा, व्यवहारिक, नायक, कार्यान्तिक, मंत्री परिषदाध्यक्ष, दंडपाल, अंतपाल, दुर्गपाल, पौर, प्रशासता, दैवारिक, अंतर्वर्षिक, आठविक, प्रशासनिक सुविधा के लिए इस तरह की बातें कही गई है। और आप जानते हैं कि मौर्य काल में प्रशासन की सुविधा के लिए 18 विभागों की स्थापना की गई थी, जिन्हें तीर्थ कहा जाता है। और प्रत्येक विभाग के संचालन और निरीक्षण के लिए एक अध्यक्ष होते थे, उसे अमात्य कहा जाता था। और अमात्य वे होते थे जो अपने विभाग के सर्वोच्च अधिकारी होते थे। और यही 18 अमात्य का वर्णन वहाँ पर मिलता है। मौर्य शासनकाल में ऐसी व्यवस्था देखी जाती है कि साम्राज्य को उन लोगों ने 6 प्रांतों में विभक्त किया था और इस प्रांत को चक्र कहा जाता था। चक्रों पर शासन करने के लिए राजवंश के व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था और उन्हें
कुमार की उपाधि दी जाती थी। और ये कुमार जो होते थे अपने महामंत्रियों की सहायता से अपने चक्र जो उनका क्षेत्राधिकार था वहाँ पर शासन किया करते थे। प्रशासनिक संदर्भ में देखें तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी और उनका अधिकारी ग्रामिक कहलाते थे। ग्राम सभा का भी प्रधान होते थे और उनका निर्वाचन गांव के लोगों के द्वारा ही किया जाता था। और ये अब देखते हैं कि गांव एक प्रकार से छोटे छोटे अर्ध स्वायत्त प्रजातांत्रिक व्यवस्था के रूप में कार्यरत थे। और यह भी देखते हैं कि प्रत्येक 10 गांव के समूह को संग्रहण कहा जाता था। 20 गांवों के समूह को खारवटिक, 440 ग्रामों के समूह को द्रोणमुख, 800 ग्रामों के समूह को स्थानीय कहा जाता था। और चूंकि यह मंडल की व्यवस्था थी, यह विभक्त था, मंडल में विभक्त था, जनपद में विभक्त था और जनपद के अधिकारी समाहर्ता होते थे। जनपद प्रशासनिक सुविधा के लिए नगरों में विभक्त था और नगरों में भी नगर का प्रधान अधिकारी नागरिक होता था। हम यह भी देखते हैं उसके अधीन स्थानिक और गोप आदि अधिकारी होते थे। कौटिल्य एवं मेगास्थनीज ने नगर प्रशासन के संदर्भ में विस्तृत रूप से लिखे भी है और प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सख्त से सख्त नियम भी बने हुए थे। हर एक क्षेत्र के अलग तरह के नियम बने हुए थे। गृह निर्माण की बात हो, सफाई की व्यवस्था हो, स्वच्छता की हो, मदिरालय की हो, सबके लिए अलग अलग नियम बने हुए थे। इंडिका में मेगास्थनीज ने लिखा भी है कि जैसे पाटलिपुत्र नगर का उदाहरण दिया गया कि वहाँ एक नगर सभा समिति थी जिसमें 30 सदस्य थे और एक तरह से वहाँ 5-5 के ग्रुप में 6 समितियों में वे विभक्त थे 30 सदस्य। और 5-5-6 समिति जो थी 5-5 के सदस्य के रूप में, जैसे वाणिज्य समिति, उद्योग समिति, कर समिति, जनसंख्या समिति, शिल्प कला समिति, वैदेशिक समिति। और एक तरह से प्रशासन व्यवस्थित रूप से निर्धारित था, क्रियान्वित होता था और नगर जीवन की विशिष्ट समस्याओं तथा आवश्यकता के अनुरूप प्रशासनिक नियमों का क्रियान्वयन भी होता था। और एक तरह से कहा जाए तो व्यवस्था सुव्यवस्थित थी और एक तरह से उच्च कोटि की व्यवस्था थी। न्यायालय भी थे, अनेक न्यायालय थे। सबसे ऊपर के न्यायालय में आप जानते हैं राजा का न्यायालय होता था, जिसका की बात अंतिम तौर पर सर्वमान्य रूप से माना जाता था। मौर्य काल में राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था और राजा कभी जब ज़्यादा आर्थिक अभाव हो जाए तो वहाँ पर राजकोष को भरने के लिए अतिरिक्त कर भी लगा सकते थे। और राजस्व विभाग के सर्वोच्च अधिकारी समाहर्ता कहलाते थे। उस समाहर्ता के अधीन शुल्काध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष जैसे कर्मचारी हुआ करते थे। आज जिस तरह हम व्यापक तौर पर नौकरशाही की व्यवस्था देखते हैं तो एक श्रेणीबद्ध नौकरशाही की व्यवस्था आप मौर्य काल में भी देख सकते हैं। वहाँ भी जैसे मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज जैसे उच्च स्तर के पदाधिकारी होते थे और काफ़ी अधिक संख्या में उन्हें वेतन भी दी जाती थी। और यह नौकरशाही राजशक्ति के पहुँच के अंदर आई और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे काफ़ी अधिक शक्ति भी प्राप्त हुई। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने महामंत्री कौटिल्य की सहायता से, उनकी उदारता से, उनकी वचनबद्धता से, उनकी निष्ठा से अत्यंत ही सुनियोजित, संगठित और सक्षम शासन प्रणाली की स्थापना की, उसका संचालन किया। और यही कारण रहा कि हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी कहानी में लिखा है कि मौर्य शासन काल में एक काफ़ी फैली हुई और कड़ी नौकरशाही थी। खेती पर बहुत तरीक़ों से कड़े नियंत्रण लगे हुए थे और यही हालत सूद के दर की थी। खाने की चीज़ें मंडियों, कारखानों, कसाई खानों, पशुओं की नस्ल कसी, शिकार, वेश्या और शराब खानों पर बंदिशें लगी हुई थी। मापे और तौले सब जगह एक जैसी थी व्यवस्था। खाने की चीज़ों में मिलावट जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी क्योंकि इसके करने पे काफ़ी अधिक सज़ा का प्रावधान था। हम इस तरह देखते हैं, कह सकते हैं कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के साथ साथ कठोर प्रशासनिक व्यवस्था और
राज्य की सुरक्षा मौर्यकालीन शासन व्यवस्था की आधारशिला रहा, जहां राष्ट्रीयता की भावना भी पनपी और यतीम, अनाथ, गरीब, कमज़ोर और अकाल जैसी परिस्थितियों से भी बचने की जिम्मेवारी शासन को सौंपी गई। और एक संगठित तरीके से, बेहतरीन तरीके से मौर्य शासन प्रणाली क्रियान्वित होती रही। एक नियोजित तरीके से अनेक विभाग के अधिकारी काम करते रहे, सबों के कार्य स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिए गए थे और संगठित रूप से प्रशासनिक दक्षता का परिचय दिया गया। यही कारण है कि इतिहास में मौर्यकालीन शासन व्यवस्था को अत्यंत ही सुगठित, संगठित और सुदृढ़ शासन व्यवस्था के रूप में हम लोग जानते हैं। इनके जो समस्त विभाग के अधिकारी होते थे, संबंधित विभाग के, वे तीर्थ कहलाते थे। जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री कोई पुरोहित कहलाते थे। युद्ध विभाग के जो मंत्री थे सेनापति, राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में जो थे वो युवराज हो जाते थे। राजस्व विभाग के प्रधान समाहर्ता, और इसी तरह राज्य के कोषाध्यक्ष के रूप में जो होते थे सन्निधाता, और एक होते थे प्रदेष्टा, जो फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होते थे उसे प्रदेष्टा कहा जाता था। नायक होते थे, सेना का संचालक अथवा नगर राज्य का जो अध्यक्ष होते थे वो नायक कहलाते थे। उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष कर्मांतिक कहलाते थे। इनके जो 18 मंत्रियों की बात आती है, 18 अमात्य की बात आती है। और उसी तरह नगर का प्रमुख न्यायाधीश व्यवहारिक, नगर का प्रमुख अधिकारी या नगर कोतवाल जो होते थे नागरक, राज्य के दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष दुर्गापाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक अंतपाल, वन विभाग का प्रधान आटविक, राजमहलों की देखरेख करने वाला जो प्रधान होता था दवारिक, अंतःपुर का अध्यक्ष आंतवर्षिक, परिषद का अध्यक्ष मंत्री परिषदाध्यक्ष। और इसी प्रकार मंत्री परिषद के नीचे भी कुछ स्तर के पदाधिकारी होते थे, उसे द्वितीय स्तर के पदाधिकारी कहा जाता था। और जैसे जो सिक्के जारी करते थे वे लक्षणाध्यक्ष कहलाते थे, टकसाल के जो अध्यक्ष होते थे। माप तौल विभाग के जो अध्यक्ष थे पौतवाध्यक्ष कहलाते थे। राज्य के धन जुर्माना वसूलने वाले शुल्काध्यक्ष, राज्य के कृषि विभाग के अध्यक्ष सीताध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष आकाराध्यक्ष, चारागाहों का अध्यक्ष विविता अध्यक्ष, व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष पन्याध्यक्ष, नौसेना का अध्यक्ष नवाध्यक्ष, बूचर खाना का अध्यक्ष सूनाध्यक्ष, व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष संस्थानाध्यक्ष, वेश्याओं का निरीक्षक गणिकाध्यक्ष, नमक अधिकारी लवणाध्यक्ष, पासपोर्ट विभाग के अधिकारी मुद्राध्यक्ष, गुप्तचर और खुफिया पुलिस और सूचना विभाग के अधिकारी महामात्रा पसरन, और कई तरह के रुई काटने, कपड़ा बुनने आदि उद्योग का संचालन करने वाले के अध्यक्ष होते थे वे सूत्राध्यक्ष। तो इस प्रकार की उपमाओं से उन्हें अलंकृत किया जाता था। और इतने बड़े विशाल साम्राज्य पर चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन स्थापित किया, या पाटलिपुत्र से ही शासन स्थापित किया। और इसी पाटलिपुत्र को कई यूनानी लेखकों ने अन्य नामों से भी संबोधित किया, जैसे पालीप्रोथा, पालीबोत्रा आदि के नाम से भी संबोधित किया है। और चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में जो जानकारी मिलती है ये कई एक स्रोतों से, जैसा कि मैंने बताया पहले भी पूर्व में चर्चा की जा चुकी है, मिलता है। जैसे कि बौद्ध स्रोत महावंश में चंद्रगुप्त का वर्णन पिपली वन के मौर्यों के क्षत्रिय कुल के वंशज के रूप में मिलता है। दूसरी तरह हेमचंद द्वारा लिखित परिशिष्ट पर्वन में जैन परंपरा में चंद्रगुप्त को मौर्य पालकों के प्रमुख की पुत्री का पुत्र बताया गया। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के लिए विरसल और कुलहीन शब्दों का प्रयोग किया गया है। और हम देखते हैं कि जैसे जैन स्रोत से पता चलता है कि चंद्रगुप्त शासक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त किया, और चंद्रगुप्त ने पहले जो विजित प्रदेश किया उसमें पंजाब को इन्होंने से मुक्त कराया था। मौर्य और नंद के युद्धरत सेनाओं की जो मध्य युद्ध हुआ है, तो इसका भी वर्णन नागसेन द्वारा लिखित बौद्ध रचना जो है मिलिंद पन्हो, वहाँ भी नंद सेनाओं का नेतृत्व उनके सेनापति भद्रशाल ने किया था। और नंदों को परास्त, जानते हैं कि नंदों को परास्त करने के बाद ही चंद्रगुप्त ने स्वयं को मगध का शासक घोषित कर दिया था, और इस प्रकार उन्होंने निरंतर साम्राज्य विस्तार किया। और इनका शासन काल, मौर्य का शासन काल 24 वर्षों तक रहा। कहा जाता है कि 298 ईस्वी पूर्व में इनका शासनकाल समाप्त हो गया था।
बात मौर्य वंश की हो रही हो तो एक नज़र चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर और कौटिल्य के संदर्भ में भी देख लें हम लोग। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का उद्देश्य था राजा बनना, वर्तमान तत्कालीन राजा से बदला लेना। वहीं कौटिल्य का भी उद्देश्य वही था। दोनों का समान उद्देश्य होने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को कौटिल्य द्वारा सम्राट बनाया गया, अच्छी सलाह दी गई। इस संदर्भ में थोड़ा सा अगर पीछे जाएं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का समय हुआ था जहाँ पर कि उसके पूर्व नंद राजा का शासन था। और यद्यपि कि वे कुशल शासक थे, मगध के शासक थे और उनका विस्तार दक्षिण में कलिंग तक हुआ, लेकिन खामियां यह थी कि उनका व्यवहार दरबारियों के प्रति अच्छा न था। और यही कारण रहा कि उन्होंने चाणक्य के साथ भी दरबार में अशिष्ट व्यवहार किया, जिस कारण चाणक्य ने उनके सम्राट को, उनके साम्राज्य को, उनके पद को ही समाप्त करने का निश्चय किया। और एक दिन ऐसा व्यवहार में भी वे अपने हठ धर्मिता को लाए। यहाँ पर हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहते हुआ एक साधारण परिवार का युवक था, नवयुवक था। और मौर्य का जो टाइटल है इसीलिए लगा कि मोर पालने वाले, पशु चराने वाले, शिकारी करने वाले वे थे मौर्य, और इसीलिए उसका नाम मौर्य पड़ा। और ऐसा कहा जाता है कि उनकी माता का नाम मूरा था, जो कि एक नंद राजा की स्त्री थी, और यही कारण है कि मौर्य उनका नाम पड़ा। दोनों ऐसी मान्यता है। हालांकि यहाँ पर उस समय की बात करें तो चंद्रगुप्त सिकंदर महान उस समय जो थे उसके पास गए थे और उन्होंने नंद राजा से बदला लेने के लिए अपनी बात सिकंदर के पास रखे। सिकंदर ने उनकी बात को सही ढंग से नहीं लिया और उसे बंदी बना लिया गया। लेकिन किसी तरह चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ से भाग निकला, और इसी क्रम में जब बर में घूम रहे थे वहीं उनकी भेंट चाणक्य से होती है। चाणक्य जो कि पंडित थे, विद्वान थे, तक्षशिला में उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। और चाणक्य कहा जाता है कि गुजरात में उनका जन्म हुआ था, और उन्होंने नंद वंश के शासक ने उन्हें जो अपमानित किया था उनका बदला लेने के लिए उन्होंने जो संकल्प लिया, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य में उनको वह खूबी नजर आई। और इस प्रकार दोनों ने सेना का संगठित किया और नंद वंश के शासन को पलटने के लिए, समाप्त करने के लिए जुट गए। और 321 ईस्वी पूर्व में दोनों को यह सफलता मिल गई, और इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य मगध का राजा बनता है, मौर्य वंश का संस्थापक बनता है, और चाणक्य उसके मुख्य मंत्री के रूप में, मुख्य सलाहकार के रूप में पद धारण करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का काफी अधिक विस्तार किया। कहा जाता है कि 6 लाख से अधिक सेना उन्होंने तैयार की थी, और उत्तर पश्चिम में सिकंदर की तरफ से जो लड़ने आए थे सेल्यूकस, उनको भी हरा दिया। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान तक अपनी साम्राज्य को विस्तृत किया, और उत्तरी भारत के क्षेत्र में भी मालवा, कठियार, सौराष्ट्र को अपने साम्राज्य में मिलाया। उन्होंने अपनी सीमा का विस्तार काफ़ी अधिक किया। सीमा के साथ साथ अपनी पद और प्रतिष्ठा में भी बहुत उछाल लाया। और सेल्यूकस कहा जाता है कि उनकी विजय पताका के कारण ही सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया, और मेगास्थनीज को पाटलिपुत्र में राजदूत बनाकर भेजा था। और अगर कहा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य का सम्राट काफ़ी विशाल था। कश्मीर और सिर्फ दक्षिण भारत को छोड़ दें तो लगभग संपूर्ण भारत में उनका साम्राज्य व्यापक रूप में फैला हुआ था। और उन्होंने अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए अपने साम्राज्य को 4 भागों में विभाजित किया था। 4 भागों में, जैसे उज्जैन का क्षेत्र, मगध का क्षेत्र, तक्षशिला का क्षेत्र और स्वर्णगिरी का क्षेत्र। चंद्रगुप्त का शासन इस प्रकार देखते हैं। 321 ईस्वी पूर्व में उन्होंने विजय हासिल की थी, और उनका शासन 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 298 ईस्वी पूर्व तक चला।
हालांकि ऐसी भी मान्यता है कि अपने अंतिम दिनों में वे जैन बन गए थे और कहा जाता है कि 298 ईस्वी पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की यह थी कहानी। और चंद्रगुप्त मौर्य की खासियत यह है कि उन्हें भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट कहा जाता है और इस ऐतिहासिक सम्राट कहे जाने के पीछे उद्देश्य है कि सार्वजनिक भलाई के लिए जो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है उनका उन्होंने भली भांति निर्वहन किया और अपने शासन को, अपनी सत्ता को एक हर इकाई तक ले जाने की कोशिश की और यही कारण है कि उन्हें भारत का सबसे पहला ऐतिहासिक सम्राट कहा जाता है। प्राचीन भारतीय प्रशासनिक क्षेत्र में उनका संगठन, उनका कार्यशैली ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध रहा। और चंद्रगुप्त मौर्य के देहांत के बाद उनके सिंहासन पर 298 ईस्वी पूर्व में बिंदुसार बैठता है, उनका पुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व में, और 25 साल तक उन्होंने शासन किया। लगभग 273 ईस्वी पूर्व तक उनका शासन रहा बिंदुसार का। और बिंदुसार की मृत्यु के बाद उनका ज्येष्ठ पुत्र, सबसे बड़ा पुत्र अशोक, उन्हें कहा जाता है कि बिंदुसार के कई एक पुत्र थे, लेकिन अशोक सब में महत्वाकांक्षी सर्वश्रेष्ठ था और उन्होंने सम्राट के देहांत के बाद उत्तराधिकार के रूप में अपना विजय पताका फहराया, क्योंकि उत्तराधिकार के रूप में सभी भाइयों में काफ़ी अधिक संघर्ष हुआ। हालांकि 272 ईस्वी पूर्व में ही राज सिंहासन को अशोक ने ग्रहण कर लिया था। मौर्य वंश के प्रशासनिक क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य कुशल शासक साबित हुए। इसके कई एक कारण थे। कौटिल्य की नीति पर चलते रहे और प्रशासन के सबसे बड़े अधिकारी के रूप में सम्राट स्वयं रहे और मुख्य कार्यपालक के रूप में आप कह सकते हैं कि वही कानून निर्माता थे और सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में वही सम्राट के रूप में, सत्ता के केंद्र के रूप में वही थे। सेना और कोष उन्हीं के अधीन में था। कुशल मंत्रियों की नियुक्ति किए थे और परामर्शदाता के रूप में मंत्री थे। और अमात्य की भी बातें होती है, लेकिन अमात्य विभागों के अध्यक्ष होते थे, अमात्य मंत्री नहीं होते थे। और प्रशासन के सभी कार्य मंत्रियों के परामर्श से निर्धारित नीति के अनुसार किया जाता था। मौर्य साम्राज्य अच्छे प्रशासन के संदर्भ में जाना जाता है। प्रशासन के हित में, प्रशासन के क्रियान्वयन के लिए इसे कई एक प्रांतों में विभाजित करके रखा गया था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी को देखें तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी अपना पाटलिपुत्र नगर था और पाटल कहा जाता है कि वो जो नगर राजधानी के रूप में बनाए गए थे उसकी लंबाई 9.5 मील और चौड़ाई 1 मील थी और एक तरह से नगर का निर्माण दुर्ग के रूप में किया गया था। नगर के प्रशासन के लिए 30 लोगों की समितियां थी, 5-5 सदस्यों की 6 समितियां कार्यरत थी और अन्य नगरों का प्रशासन नगरकाओं के अधीन था, जिनकी सहायता के लिए स्थानिक और गोप हुआ करते थे। प्रशासन की पद्धति विकेंद्रित स्वरूप में थी, लेकिन यह भी सच है कि राज्य का संगठन नौकरशाही के स्वरूप में स्थापित हो गया था। और उसके बाद के काल को देखें तो फिर अशोक महान, जिन्होंने कि 25 वर्ष की आयु में ही 269 ईस्वी पूर्व में उनका अभिषेक कर दिया गया था और वे बड़े महत्वाकांक्षी के रूप में रहे। मौर्य वंश के शासक के रूप में उन्होंने भी काफ़ी प्रसिद्धि पाई। उन्होंने 25 वर्षों तक लगभग शासन किया और आरंभिक 13 वर्षों में अगर देखा जाए तो काफ़ी ये कुशल सम्राट के रूप में वे जाने जाते रहे और अपने शासन के 13वें वर्ष में उन्होंने कलिंग पर चढ़ाई की। और कहा जाता है कि कलिंग के युद्ध के बाद उनके जीवन का उद्देश्य बदल गया। इसके पीछे कारण यह रहा कि कलिंग का जो युद्ध हुआ, कलिंग के जो लोग थे अगर देखें तो वे लोग बड़े देशभक्त थे और कलिंग के लोगों को अपनी दास्ता पसंद नहीं थी। उन्हें युद्ध में मरना पसंद था, लेकिन अपना स्वतंत्रता खोना पसंद नहीं था, दास बनना पसंद नहीं था। और यही कारण रहा कि कलिंगवासी भी डटे रहे। अशोक की महत्वाकांक्षा के सामने उन्होंने जान देना पसंद किया। भीषण नरसंहार हुआ, दोनों तरफ से लाखों लोग मारे चले गए और अशोक की सेना ने
जीत हासिल की, लेकिन अशोक ने जितना भयंकर रक्तपात देखा उससे उसका हृदय द्रवित हो गया और उन्हें लगा कि तलवार के द्वारा जिस विश्व विजय की कल्पना हम कर रहे हैं, क्या यह विजय है? और यहीं पर कहा जाता है कि उसकी भेंट एक बौद्ध भिक्षु से होती है। बौद्ध भिक्षु का नाम था उपगुप्त और वे इन्हें बौद्ध धर्म का अनुसरण करने की सलाह देते हैं। उसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, यहाँ तक कि बौद्ध धर्म को प्रचार में भी अशोक ने बहुत रुचि ली और विदेश के साथ साथ विदेशों में भी अपना बौद्ध धर्म का प्रचार किया। कहा जाता है कि सम्राट ने अपने दूत विदेशों में भेजे धर्म प्रचार के लिए, यहाँ तक कि उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी श्रीलंका भेजे। लोग गए और वहाँ के शासक को उन्होंने बौद्ध बनाए। अशोक ने बौद्ध धर्म का काफ़ी अधिक समर्थन किया। हालांकि यह भी बात समझने वाली बात है, उन्होंने जहाँ बौद्ध धर्म का समर्थन किया वहीं दूसरे धर्मों से भी घेरना जैसी कोई बात नहीं कही। और एक तरह से कहें तो जो जिस धर्मनिरपेक्ष तस्वीर को आज हम देखते हैं, इसकी नींव उसी समय पर गई थी और राजा ने प्रजा को धर्म पालन की स्वतंत्रता दी। धर्मों के प्रति सहिष्णुता पर उन्होंने बल दिया और सबसे बड़ी बात कि नैतिकता के आचरण के प्रति बल दिया। अशोक ने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए सदा ही प्रयत्नरत रहे और सभी तरह की जनता को सुविधा मिले। पशुओं के लिए अस्पताल तक स्थापित किए, पशुओं के लिए चारागाह तक के बनवाए, सड़क के दोनों ओर वृक्ष लगवाए गए, प्रतीक्षालय आराम घर बनवाए गए। और एक तरह से अगर देखा जाए तो अशोक का शासक मानवता के प्रति समर्पित रहा और मौर्य वंश के तीसरे शासक के रूप में अशोक महान कहलाए। अशोक महान सम्राट के साथ साथ अशोक महान दार्शनिक राजाओं के रूप में भी प्रसिद्ध हुए, क्योंकि उनकी परोपकारिता, कल्याणकारिता, न्याय की भावना, दानशीलता, उनकी शक्ति, सब चीज़ मिला दिया जाए तो अत्यंत ही बिरले ऐसा शासक नहीं मिलता है हमेशा। और यही कारण रहा कि धार्मिक चरित्र के ये शासक अपनी शक्ति से भी उतने ही सुसज्जित थे। ये अपने आकांक्षा का उपभोग किए, लेकिन नैतिकता के आवरण में। और हालांकि अगर देखें कि मौर्य वंश का पतन क्यों हो जाता है, तो यहाँ पर यह देखने को मिलता है, कुछ लोग कहते हैं कि अशोक ने अहिंसा का नीति अपना लिया और अहिंसा की नीति इतने जोर से अपनाया कि सैनिक दृष्टि से पिछड़ता चला गया। और अशोक के बाद मौर्य वंश का पतन हो जाता है। कुछ दिन के बाद हालांकि देखा जाए तो अशोक के लगभग 50 वर्ष बाद, उसकी मृत्यु के बाद मौर्य शासन का पतन हो जाता है। अशोक के उत्तराधिकारी कमज़ोर साबित हुए। अशोक की मृत्यु के 50 वर्ष के बाद मौर्य वंश का अंत हो जाता है। 184 ईस्वी पूर्व में अंत हो जाता है। और इस प्रकार मौर्य वंश के अंतिम शासक देखा जाए तो राजा वीरदत्त हुए और उनके शासन काल में ग्रीक और शक राजाओं ने भारत पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण काफ़ी तीक्ष्ण था, काफ़ी तेज था और राजा यह आक्रमण सहन नहीं कर सका। उसके विरुद्ध अपना शक्ति कमज़ोर साबित हुआ। और एक बात और रही कि उनके जो सेनापति थे, सेनापति पुष्यमित्र, उन्होंने ही विद्रोह कर दिया, राजा को मार दिया और इस प्रकार शुंग राजवंश की स्थापना होती है।